जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीचर एमसीक्यू के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए क्लास 6 से लेकर के 10 तक के साइंस के सभी एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में आज का ये तीसरा क्लास है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के इस सेशन से आपका जो क्लास 6 का साइंस एमसीक्यू है, जो बिहार के सरकारी स्कूल में किताबें चलती है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए बिना किसी समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मेरे मित्र, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि एसआई मात्रक में, मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि एसआई मात्रक नहीं होता है, एक्चुअली में एसआई क्या है? सिस्टम है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिकी की बात करते हैं, तो भौतिकी में क्या होता है कि सर जितने भी भौतिक राशि होते हैं उन सभी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। और जो भौतिक राशि का यूनिट होता है, मात्रक होता है, उसकी सर अपनी अलग अलग पद्धति होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में मात्रकों की पद्धति की, अगर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में किसकी? मात्रकों की पद्धति की। ध्यान में रखिएगा, मात्रकों की पद्धति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ये कितने होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, ये 4 होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है एफपीएस सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका सीजीएस सिस्टम, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका एमकेएस सिस्टम और चौथा होता है आपका एसआई सिस्टम। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स में टोटल कितने मात्रक किस पद्धति हैं, आप सभी क्या कहेंगे? 4। कौन कौन सा? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। ध्यान में रखेंगे कि एफपीएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं, जिसमें लंबाई के लिए यानी कि एल के लिए मात्रक हम लोग क्या लेते हैं? फुट, और पाउंड जो है वो मास का यूनिट हो जाता है, और सेकेंड जो है वो क्या हो जाता है? आपका टाइम का यूनिट हो जाता है। नेक्स्ट है सीजीएस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग सेंटीमीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं। आप सबों को मालूम भी होगा, फिर भी मैं रिकॉल करने के लिए आपको बता दे रहा हूं। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, मास का मात्रक ग्राम और टाइम का मात्रक सेकेंड लेते हैं। एमकेएस में सर जो लेंथ का मात्रक होता है उसको हम लोग मीटर लेते हैं, और जो मास है यानी कि जो द्रव्यमान हम लोग मापते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं, और टाइम सेकेंड में होता है। और ध्यान में रखेंगे कि एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप क्या है? एसआई सिस्टम है। एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप क्या है? आप सभी ध्यान में रखना, एसआई सिस्टम है। और आप सभी को मालूम होगा कि एसआई सिस्टम में जो हम लोग किसी भी लंबाई को मापते हैं यानी कि लेंथ को मापते हैं, तो इसका यूनिट क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मीटर होता है। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 लेके जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी एसआई सिस्टम में जो अदर यूनिट होंगे उसके क्या मात्रक होंगे? तो मेरे मित्र, आप सबों को जानकारी, आप सबों को मालूम भी होगा और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो भौतिक राशि होती है उसको हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आधारी राशि और दूसरा आपका व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि वे होती है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और 7 हैं। और आप सबों को मालूम है कि जो लेंथ है, मास है, टाइम है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, ये सब के सब क्या है? आधारी राशि। अब जितने भी और अन्य भौतिक राशि हैं उन सभी को इस आधारी राशि के सहायता से निकाला जाता है, इसलिए इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और मेरे मित्र, जो भी राशि है उसके कुछ ना कुछ मात्रक होते हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो आधारी राशि का मात्रक होगा उसे आधारी मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि आधारी राशि आपके पास 7 हैं, तो आधारी मात्रक कितने होंगे? आप सभी कहेंगे 7। तो ये चीज भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
साथ ही अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि मात्रकों की हर एक पद्धति में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका यूनिट सेम होता है, समान होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे मात्रकों के हर एक पद्धति में जो समय है यही एक मात्र भौतिक राशि है जिसका यूनिट क्या होता है सर, समान होता है। आप देख रहे हैं एफपीएस सिस्टम में भी टाइम का यूनिट सेकेंड ही है, सीजीएस में भी टाइम का यूनिट सेकेंड ही है, एमकेएस में भी टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड ही है, और साथ ही एसआई एमकेएस का ही संशोधित रूप है, तो जो एमकेएस में लिखते हैं वही एसआई में लिखेंगे, तो आप क्या कहेंगे एसआई सिस्टम में भी टाइम का यूनिट सेकेंड ही होगा। ये चीज भी आपके लिए एक वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है कि मात्रकों के हर एक पद्धति में समय ही एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका यूनिट क्या होता है, सेम होता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी कुछ और जानकारी यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट रिकॉल करना बहुत ही जरूरी होता है जब आप एग्जाम के पीरियड में होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कभी ये सवाल कर दिया जाए कि 1 mm में कितना, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना 1 मिलीमीटर में 0.01 मीटर होता है। और चला जी आप सबों को मालूम है कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 गो 0 आ जाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि 1 mm जो होता है वो मीटर का 1000वां भाग होता है। कैसे, तो सर पॉइंट हटाएंगे तो आप 1/1000 इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे मीटर लगा सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर या फिर 1/1000 मीटर, या आप कह सकते हैं कि मीटर का 1000वां भाग क्या कहलाता है, मिलीमीटर कहलाता है। सेंटीमीटर आप सभी कहेंगे कि सर ये जो है ये लंबाई का सीजीएस यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है, लंबाई का सीजीएस यूनिट। और साथ ही मीटर तो आप कहेंगे एसआई सिस्टम। ध्यान में रखेंगे एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और किलोमीटर आप सभी याद रखिएगा लंबाई का बड़ा मात्रक माना जाता है। और 1 किलोमीटर इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, तो सर 1000 मीटर लिखते हैं या फिर 10⁻³ मीटर लिखते हैं। अच्छा चला जी एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि 1 ये 1000 लिखे हैं तो ये 1 आप इसको 10⁻³ कर सकते हैं। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या कहिएगा कि सर ये जो 1 mm है वो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो 1 मिलीमीटर आप कहेंगे 10⁻³ मीटर, 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे गुरुजी बैटरी डाउन लग रहा है, तो कल थोड़ा सा सर्दी खांसी जैसा लगा और गला एकदम से फंस गया था, जिस वजह से आज थोड़ा सा मतलब कह सकते हो लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ आज डाउन लग रहा होगा। बाकी ठीक हो जाएगी सर, फिर हम लोग उसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल कि आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आप सभी कहेंगे सर 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है उड़ती चिड़िया, चींटी की गति, घड़ी, घड़ी की सुई। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, यानी कि इस चारों में से कौन सा ऐसा आपका एग्जाम्पल है जिसमें ऑब्जेक्ट गति नहीं कर रहा है? क्या कहेंगे कि सर उड़ती चिड़िया, ऑब्वियस सी बात है कि ये गति में होगा। चींटी की गति पहली गति कहा दिया जा रहा है तो सर ये गति में ही होगा। अब यहाँ पे घड़ी है और घड़ी की सुई है, क्या कहिएगा कि सर घड़ी दीवार पे स्थिर रहता है जबकि उसके अंदर चलता कौन है, तो सर उसकी सुई। जाहिर सी बात है कि घड़ी हमारा क्या होगा, स्थिर वस्तु का उदाहरण होगा, जबकि घड़ी की सुई क्या होगा, गतिशील वस्तु का उदाहरण होगा। और आपको यहाँ पे क्या चूज करना है कि गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है तो उड़ती चिड़िया गतिशील वस्तु का उदाहरण, चींटी की गति गतिशील वस्तु का उदाहरण, घड़ी की सुई गतिशील वस्तु का उदाहरण, जबकि घड़ी क्या है तो सर गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे दो बातें। अगर आपसे कभी भी मोशन की बात की जाएगी तो आप समझना हमसे गति की बात की जा रही है, और अगर आपसे कभी भी रेस्ट की बात की जाएगी तो आप समझना हम विराम की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदल रही है तो वस्तु गति में कहा जाएगा, और अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं बदल रही है सर, तब क्या कहा जाएगा सर, उसको विराम में कहा जाएगा। सिंपल याद रखना है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है समय के साथ तो वस्तु क्या है, गति में, नहीं बदल रही है तो वस्तु क्या है सर, विराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्ती गति का उदाहरण है झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति, बजते तबलों की पृष्ठ की गति, इनमें से सभी क्या होगा इसका आंसर?
अब आप कहेंगे कि गुरुजी गति तो हमको मालूम है, लेकिन ये आवर्ती गति अगर कभी पूछ लेता है तो हम लोग फिर यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। घूर्णन गति कभी पूछ लिया जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे मित्र, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबों को यहाँ पे एक बार गति के प्रकार को रिकॉल करने की जरूरत है। गति के प्रकार को रिकॉल करने की जरूरत है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग गति के प्रकार की बात करते हैं तो ये कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसको हम लोग पहला किस रूप में देखते हैं? तो सर पहला हम लोग सरल रेखीय गति के रूप में देखते हैं, या इसी को रैखिक गति भी कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा हमारा वृत्तीय गति होता है, जिसको हम वर्तुल गति के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग रोटेटरी मोशन भी कहते हैं। और मेरे मित्र, इसी को सर्कुलर मोशन भी बोला जाता है। और तीसरा होता है आपका यादृच्छिक गति। तीसरा क्या होता है? यादृच्छिक गति, जिसको हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। और चौथा आपका होता है दोलनी गति, जिसको हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। और पांचवा होता है आपका आवर्ती गति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर आवर्ती गति को इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, तो आप कहेंगे इन जनरल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड इज सर्कुलर, थर्ड इज रैंडम, फोर्थ इज ऑस्किलेटरी एंड फिफ्थ इज पीरियोडिक मोशन। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि इस गति के एग्जाम्पल को सिर्फ आपको याद रखना है। और जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गति के एग्जाम्पल से ही पूछे जाएंगे, परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा। आप सभी याद रखेंगे ये कि जब भी बात की जाएगी सरल रेखीय गति की, यानी कि रैखिक गति की, तो आप कहेंगे कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है, अगर कोई वस्तु किस पे चल रही है? सीधी रेखा पर चल रही है, तब उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाएगी। और अगर कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर क्या कर रही है सर? घूम रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। या अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। यादृच्छिक गति में याद रखेंगे, जैसे मच्छर भिन भिन आते रहता है, कभी इन्ने गया, कभी उन्ने गया, कभी इधर आ जाएगा। आप फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल का गति देखे होंगे, कभी कोई प्लेयर इधर किक करता है, कभी उधर किक करता है। ये जो आपने मक्खी, फुटबॉल, इस दोनों का एग्जाम्पल देखा, आप हमें बता दो क्या इसमें दोनों ही चीज का गति करने का डायरेक्शन फिक्स होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र, यादृच्छिक गति वैसी गति होती है जिसमें गति कर रही वस्तु का डायरेक्शन, दिशा निश्चित नहीं होता है। और आप सभी ध्यान में रखना कि यादृच्छिक गति का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? मक्खी मच्छर की गति, मक्खी मच्छर की गति। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की गति, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की गति। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना, ठीक है। अब दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा। और आप सभी ने पेंडुलम देखा भी होगा कि पेंडुलम एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे क्या होती है सर? घूमते रहती है। अब झूला अगर है तो सर वो क्या होती है सर? तो एक निश्चित बिंदु ऐसे बंधा हुआ है और इसके आगे पीछे या ऊपर नीचे घूम रही है। या आपने कोई चीज ऐसा देखा होगा जो इस तरह से होते रहता होगा। तो वैसी गति जो किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलन करती है, यानी कि वैसी गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे दोलन करती है, उसको हम लोग दोलनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। और मेरे मित्र, आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु अपने गति को समय के निश्चित अंतराल में दोहरा रही होती है, तब उसकी गति को आवर्ती गति कहा जाता है। आवर्त मतलब क्या हुआ? पीरियडिक रिपीटेशन, यानी कि दोहराव कितना समय में हो रहा है। तो और आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कुछ दोलनी गति के एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आवर्ती गति के भी उदाहरण होते हैं, जैसे कि पेंडुलम की गति दोलनी गति में भी लेते हैं, आवर्ती गति में भी लेते हैं। झूले की गति दोलनी गति में भी लेते हैं, आवर्ती गति में भी लेते हैं। अच्छा, किसी ढोलक वगैरह को हम लोग पीट रहे हैं तो ढोलक का जो ऊपर वाला कण होता है वो ऊपर नीचे होता है, उसमें भी कंपन होता है सर। तो वो भी सर एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे होता है। तो वहां पर भी हम लोग क्या कहते हैं सर कि वो जो निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे होता है वो समय के एक निश्चित अंतराल में होता है, तभी ना उससे कोई स्वर निकलता है। तो आवर्ती गति का उदाहरण हो जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है यहाँ पे कि आवर्ती गति का उदाहरण है, आप कहेंगे झूला झूलते बच्चे की गति, बिल्कुल सही है सर, ये आवर्ती गति का उदाहरण भी होगा और दोलनी गति का भी उदाहरण होगा। लोलक की गति, आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसमें जो सिंपल पेंडुलम लोलक के बॉब होते हैं वो अपने समय के निश्चित अंतराल में गति को क्या करते हैं सर? रिपीट करते रहते हैं।
बजते तबलों की पृष्ठ की गति, आप कहेंगे सर आवर्ती गति है। मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या है सर, आवर्ती गति के उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की कहलाती है। याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु किसी निश्चित समय में जो वस्तु दूरी तय करती है वो उसकी चाल कहलाती है। और स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं सर, डिस्टेंस बटा टाइम कहते हैं। तो सीधे सीधे आंसर आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूरी आप सबों को मालूम है क्या होता है, बस कॉमन सा चीज याद रखिएगा, चाल और दूरी दोनों क्या है, अदिश राशि है। और गति तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही कि गति का मतलब ही होता है कि कोई वस्तु समय के सापेक्ष या किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अगर अपनी स्थिति को बदल रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति में कहते हैं। नहीं बदल रही है तो विराम में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है प्रकाश, अंधेरा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं साउंड की तो क्या कहते हैं सर, साउंड एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें सुनने की संवेदना प्रदान करती है। और मेरे मित्र ठीक इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं प्रकाश की तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश भी एक वैसी एनर्जी होती है जो हमें देखने की संवेदना प्रदान करती है। और मेरे मित्र अगर लाइट नहीं है और हम लोग का आंख ठीक ठाक है तो फिर आंख के रहने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि आंख खराब है और पूरी दुनिया रोशन है तो फिर पूरी दुनिया रोशन होने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का आंख है वो तभी काम करेगा जब सर उसको लाइट मिलेगी, पर्याप्त रोशनी मिलेगी। और आंख और लाइट दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, या आप कह सकते हैं सर कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा होता है। आप खुद ही सोचो ना, आपका आंख सही है और अंधेरा है, अंधेरे रूम में आप क्या कर पाओगे। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हमेशा तो सर प्रकाश की जरूरत होगी और आंख की जरूरत होगी। हालांकि आपके ऑप्शन में आंख नहीं दिया गया है तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रकाश की जरूरत होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई पूछ देगा प्रकाश क्या है तो आप कहेंगे सर प्रकाश जो है वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है और साथ ही प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना प्रदान करती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, उल्टी रेखा में, उपयुक्त सभी में। मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि प्रकाश जब भी प्रोपेगेट करेगा तो किस में सर, सीधी रेखा में चलेगा। यानी कि लाइट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट के पास ये प्रॉपर्टीज होती है वो जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो सर सीधी रेखा में जाएगी। और मेरे मित्र प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के चलते 3 घटनाएं आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी, तो आप सभी इस घटना को भी लिख लेंगे कि प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के चलते, प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के चलते निम्न घटनाएं प्रदर्शित होती है। आप सभी याद रखना कि निम्न घटनाएं में कौन कौन सी होगी। तो एक आपका सूची छिद्र कैमरा में प्रतिबिंब का बनना, सूची छिद्र कैमरा में प्रतिबिंब का बनना, और दूसरा ग्रहण लगना, और तीसरा छाया का बनना। ये तीनों घटनाएं प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के चलते होती है। तो आप सभी इस चीज को कंठाग्र कर लेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है जिस वजह से सूची छिद्र कैमरा में प्रतिबिंब बनता है, ग्रहण यानी कि इक्लिप्स लगता है जो हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में देखते हैं, और तीसरा आपका शैडो का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है। ऑप्शन है परावर्तन किरण, आपतित किरण, सीधी रेखा, उल्टी रेखा। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी समझिएगा कि यहाँ पे जो प्रकाश स्रोत की बात की गई है
इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। आप कहेंगे सर सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, वैसा कोई भी चीज जिससे प्रकाश निकल रही हो उसे हम लोग प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी प्रकाशीय स्रोत से जो आने वाली किरण होती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये आपका कोई एक दर्पण है, ये क्या है आपका कोई एक दर्पण है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एम और एम डैश एम और एम डैश। ध्यान दीजिएगा कि जो दर्पण होता है वो एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को क्या कर दिया जाता है, रजदित कर दिया जाता है, यानी कि सिल्वराइज्ड कर दिया जाता है। मेरे मित्र मान लीजिए कि यहाँ आपका कोई प्रकाशीय स्रोत है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका मोमबत्ती है, जल रहा है, तो इससे ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पे अगर पड़ रही है तो आप सभी याद रखना इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और चेला जी अगर ये किरण इधर जा रही है तो आप सभी याद रखना इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और मेरे मित्र इसी के बीच में जो इस तरह से एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब, नॉर्मल बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपतित किरण जहां पे गिर रही है दर्पण पे, इसको क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है, आप सभी कहेंगे सर आपतित किरण कहलाती है। और जो किरण टकरा के रिटर्न जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। और साथ ही जो प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरण दर्पण के जिस सतह पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और जो आपका आपतित किरण है और परावर्तित किरण है उसके बीच में जो एक लंबवत रेखा होती है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। याद रखेंगे अभिलंब और आपतित कोण के बीच अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, तो सर आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है, इसे कहते हैं प्रकाश, छाया, प्रतिछाया, इनमें से कोई नहीं। मेरे मित्र मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि प्रकाश की प्रॉपर्टीज होती है कि वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है और सीधी रेखा में चलने के चलते ही पिन होल कैमरा के द्वारा किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है, जबकि शैडो का फॉर्मेशन भी प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के चलते ही होती है। और साथ ही जो ग्रहण लगता है वो प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के चलते ही होती है। कुछ देर के लिए मेरे मित्र आप सपोज कर लो कि ये कोई आपका टॉर्च है और इस टॉर्च से क्या हो रही है सर, प्रकाश निकल रही है। मेरे मित्र ये जो लाइट निकल रही है ये क्या होगी, आप कहेंगे सर सीधी रेखा में होगी। आप सभी यहाँ पे ध्यान देना कि अगर इस टॉर्च के लाइट निकलने के रास्ते में हम कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर ऐसा संभव है कि कुछ प्रकाश की किरणें इधर से साइड से विवर्तित होकर के निकल जाएगी, लेकिन इस पूरे एरिया से प्रकाश नहीं पार कर पाएगी और यहाँ पे कोई पर्दा वगैरह होगा तो हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या मिलेगा, तो सर यहाँ पे छाया मिलेगा, यानी कि शैडो मिलेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश के गमन करने के मार्ग में जब कोई अवरोधक आ जाता है तो दूसरे साइड क्या होता है, तो एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, शैडो, यानी कि छाया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसा वस्तु होगा शैडो भी हमारा वैसा ही बनेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे जब सर धूप बहुत तेज होता है तो आपकी छाया भी जमीन पे बनती है, तो आपके आकार का बनता है, जैसा आपका रंग मतलब रंग रूप तो नहीं, मतलब जैसा बॉडी की संरचना होती है वैसी बनती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर छाया हो जाएगा। बिल्कुल, जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है, बिल्कुल नहीं जाएगा। और सर वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, छाया। याद रखेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका शैडो होता है इसके दो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। आपको शैडो का दो मेन पार्ट दिखाई पड़ेगा। ध्यान देंगे कि आपको शैडो में कुछ भाग ऐसे दिखेंगे कि जो पूर्णतः अंधेरा होगा। शैडो का कुछ भाग आपको ऐसा दिखेगा जो पूर्णतः अंधेरा होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि छाया का वैसा भाग
जहां पे संपूर्ण अंधेरा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? परछाया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? परछाया कहते हैं। अच्छा, परघाया लिखा गया, चला परछाया होगा, ठीक है, अंबरा जिसको बोला जाता है। और जो आंशिक रूप से आपका क्या रहता है सर? अंधेरा रहता है, या आप कह सकते हो जहां पे आंशिक रूप से प्रकाश रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपछाया, जिसको पेनम्ब्रा बोला जाता है। तो अंबरा और पेनम्ब्रा शैडो के ही पार्ट है। शैडो का वैसा भाग जहां पे पूर्ण अंधेरा होता है उसको परछाया, और जहां पे सर आंशिक रूप से अंधेरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपछाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा जा रहा है कि छाया दिखाई दे सकती है दीवार पर, पर्दे पर, जमीन पर, उपयुक्त सभी में। मेरे मित्र, आप जरा सा हमें सोच के बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्या आपने कभी दीवार पे छाया बनते हुए नहीं देखा है? आप कहेंगे बिल्कुल देखे हैं। क्या आपने पर्दे पे छाया बनते हुए नहीं देखा है? आप कहेंगे सर छाया का डेफिनेशन में ही हम लोग पर्दा रखते हैं। जमीन पर, सर जमीन पे भी बनता है। मतलब सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वस्तु में बिजली का चालक है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, जिससे होकर के बिजली आसानी से पार कर जाएगी, बिजली का चालक कहलाएगा। नहीं पार करेगी वह अचालक कहलाएगा। आप सबों को मालूम है लकड़ी, कागज और प्लास्टिक क्या होते हैं? तो सर बिजली के कुचालक होते हैं, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि लोहा सर विद्युत का चालक होती है। जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बल्ब के आविष्कारक थे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबों को मालूम होगा। क्या कहिएगा? सर जो एडिसन नामक वैज्ञानिक थे वे बल्ब के आविष्कारक थे। ग्राहम बेल, आप सभी याद रखना, टेलीफोन के आविष्कारक थे। ग्राहम बेल किसके आविष्कारक थे? टेलीफोन के। बेल मतलब घंटी, और टेलीफोन में क्या होता है? घंटी बजती। जहांगीर भाभा, आप सभी याद रखना, भाभा भाभा एटॉमिक रिसर्च के संस्थापक थे। भाभा एटॉमिक रिसर्च के क्या थे सर? संस्थापक थे। और मेरे मित्र, ओ भाई रिसर्च कखनू कखनू चला लगेगा, जान लो चीज जो है दिमाग से उड़ गया है। ठीक है, अब ये 3 चीज तो मैंने आपको बता दिया। अब चौथे चीज, चूंकि आप पूरे फिजिक्स में पढ़ते हो, आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, तो आप हमें यह बता दो कि जेम्स वाट को आप फिजिक्स में किस भौतिक राशि के मात्रक के रूप में देखते हो, या जेम्स वाट के सम्मान में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक आपका वाट रखा गया है? ये क्वेश्चन आप सबों से नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आप सबों को मालूम होगा कि बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन। इसका लेटिन नेम क्या होता है? टंगस्टन का लेटिन नाम क्या होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी वॉल्फ्रम होता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 14। हवा है बिजली का चालक, बिजली का कुचालक, कभी चालक कभी कुचालक। याद रखेंगे कि समान दाब पर हवा बिजली का कुचालक होता है, जबकि न्यून दाब पर हवा, यहाँ पे मैं VVI करके लिख रहा हूं सर, आप सभी ध्यान में रखना कि न्यून दाब पे हवा क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे बिजली का चालक होता है, बिजली का चालक होता है। और समान दाब पे हवा बिजली का कुचालक होता है, बिजली का कुचालक होता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 15। मिलान कीजिए, मैग्नेटाइट, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, दो ध्रुव, लकड़ी, मैग्नस। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो मैग्नेटाइट है इसको क्या बोला जाता है? तो सर इसको प्राकृतिक चुंबक बोला जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो किसके साथ मैच करेगा? आप कहेंगे सर अंगम में है, तो अंगम मैच करेगा। अब नेक्स्ट है लोहा, निकिल और कोबाल्ट। याद रखेंगे ये तीनों चुंबक से आकर्षित होते हैं, और वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो आपका 2 है वो किससे मैच करेगा? आप कहेंगे सर घ से मैच करेगा, क्योंकि घ में ही क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। 2 ध्रुव, आप सबों को मालूम है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये क्या होते हैं सर? चुंबक के भी पोल होते हैं और अर्थ के भी पोल हैं सर। 2 ध्रुव कहाँ पे है सर? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क में है। लकड़ी आप कहेंगे सर ये अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, यानी कि ख हो गया। और 5 में है सर मैग्नस, तो मैग्नस क्या है सर? यूनान का चरवाहा, तो ये गौ हो जाएगा।
मेरे मित्र याद रखिएगा कि चुंबक की खोज अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे कहते हैं सर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा। लेकिन जो प्राकृतिक चुंबकीय प्रॉपर्टीज है ये आपका यूनान का जो चरवाहा है मैग्नस, इसके द्वारा ही खोजा गया था। ये भेड़ बकरी चराते थे और किसी पर्वत इलाके में गए, वहां पे भी ये भेड़ बकरी चराते थे। तो भेड़ बकरी को सर कंट्रोल करने के लिए उनके पास जो स्टिक थी, उस स्टिक में सर एक साइड में लोहा लगा हुआ था। एक दिन ये पत्थर को सर उस स्टिक से इधर उधर हटा रहे होंगे, तो इन्होंने क्या देखा कि वो उसका जो स्टिक है वो पत्थर में क्या हो जा रहा है सर, चिपक जा रहा है या उसकी ओर जा रहा है, खींचा चला जा रहा है। तो जब उन्होंने इस चीज को अच्छे से पता लगाया और जब वैज्ञानिकों ने उस चीज पे खोज किया तो उसको क्या नाम दिया गया सर, लोड स्टोन। और बाद में पता चला कि उसको हम लोग मैग्नेटाइट भी बोल सकते हैं। तो मैग्नस और मैग्नेटाइट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मैग्नस नामक यूनानी चरवाहा ने क्या करी थी सर, प्राकृतिक चुंबक की खोज करी थी। और मैग्नेटाइट क्या है तो आप सभी कहेंगे सर प्राकृतिक चुंबक है। ऐसे याद रखना कि जो मैग्नस ने खोजा था उसको उस समय लोड स्टोन बोला जाता था। तो कहीं कहीं पे लोड स्टोन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक चुंबक का कार्य करता है, तो आप सभी कहेंगे सर लोड स्टोन, अगर ऑप्शन में रहे तो। चला गला दर्द कर रहा है ह्रास की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 कि श्वसन के लिए आवश्यक होती है, क्या होती है आवश्यक सर, आप कहेंगे सर वायु। श्वसन का मतलब हुआ सांस लेना, रेस्पिरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें पचे हुए भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होकर के हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। क्या कहते हो सर कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सर ऑक्सीजन का लेवल घटता चला जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पर्वत पर चढ़ने वाला जो आदमी होगा जिसको पर्वतारोही बोला जाता है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि वायु क्या है, आप सभी कहेंगे कि सर वायु एक मिश्रण है किसका, विभिन्न गैसों का। वायु में आपका ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, वाटर वेपर भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, सल्फर भी रहता है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सिर्फ मोमबत्ती ही नहीं, किसी भी वस्तु के जलने के लिए जो आवश्यक होती है वो क्या होती है सर, ऑक्सीजन होती है। या हम कहते भी हैं कि सर कहीं भी आग लगेगा तो उसके लिए दो चीज बहुत ही जरूरी होती है। एक तो पहला चीज वो होता है जिसको हम लोग फ्यूल्स के रूप में देखते हैं, और दूसरा ये होता है ऑक्सीजन, यानी कि वो फ्यूल किसके उपस्थिति में जल रहा है। और दहन का पोषक ऑक्सीजन को बोला जाता है और दहन का अपोषक कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से कोई भी चीजें जलना बंद कर देती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव हो पाता है, तो आप सभी कहेंगे ऑक्सीजन गैस के कारण संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चूना जल में फूकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है। चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, और जो हम लोग फूकते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और आप सबों को मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और क्या होगा सर, सफेद। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि चूना जल में फूकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है, आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। और मेरे मित्र इसी क्वेश्चन के साथ जो क्लास 6 का आपका टोटल साइंस एमसीक्यू है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि पूरे क्लास 6 में 60 ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके लिए सर उपयोगी हो सकते हैं। तो वैसे सभी छात्र जो इस क्लासेस को देख रहे हैं या देख लिए हैं उनके लिए तो 7th क्लास रामबान हो जाएगा, और 7th क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से ही। और मेरे मित्र जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उन तक आप सभी का काम है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बेसिक ठीक ठाक हो पाए। और ध्यान रखिएगा कि क्लास 6 और 7 जब आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी बेसिक बातें आप सीख चुके होंगे, तो अब जो आप क्लास 8 और 9 और 10th करेंगे तो वहां पे ऐसा लगेगा कि आपने पूरा का पूरा जो क्लास 6 से लेकर के 10th तक का साइंस है उसको रिवाइज कर लिया है। तो मेरे मित्र आपके लिए एग्जाम में रामबान साबित हो जाएगा। मेरे ख्याल से आज तक के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और साथ ही आज का जो ये सेशन था वो आप सबों को अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।